गुड मॉर्निंग मित्रों, मास्टर स्टडी क्लासेज पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, अधिगम वक्र इंग्लिश में कहेंगे कर्व्स ऑफ लर्निंग। साथियों, आपको सबसे पहले समझना है कि आखिर कर्व होते क्या हैं, वक्र होते क्या हैं और इनको प्रदर्शित कहाँ किया जाता है। तो देखिए, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्व हमेशा ग्राफ पे बनाया जाता है, जो ग्राफ पेपर होता है उसी पर बनेंगे। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि अधिगम वक्र प्रदर्शित होते हैं ग्राफ पर, सारणी में, इस प्रकार से आए तो सही आंसर बनेगा आपका ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पर। अब आता है अधिगम वक्र होता क्या है। तो साथियों, अपन ने अधिगम की क्लास में यह समझा था कि सीखने की गति एक समान नहीं रहती है, या सीखने के दौरान सीखने की गति में जो परिवर्तन होता है और उसको जब ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अधिगम वक्र कहा जाता है। और सरल शब्दों में आते हैं, सीखने के दौरान सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति। उन्नति कैसे होगी? अगर सीखने की गति बढ़ जाएगी तो सीखने में उन्नति होगी, और अगर सीखने की गति कम हो जाएगी तो सीखने में अवनति होगी। तो हम कह सकते हैं सीखने के दौरान सीखने में, यानी अधिगम में, सीखने में होने वाली उन्नति व अवनति को ही अधिगम वक्र कहा जाता है। अधिगम वक्र कहा जाता है। ये साथियों इसकी क्या होगी है, डेफिनेशन होगी। सीखने के दौरान सीखने में क्या हो रही है? या तो सीखने में उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। और उन्नति कब होगी? जब सीखने की गति बढ़ेगी। अवनति कब होगी? जब सीखने की गति कम होगी। जब सीखने की उन्नति और अवनति को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ पेपर पर, तो बन जाता है अधिगम वक्र। अब दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है साथियों कि आखिर अधिगम वक्र में किन दो चरों का संबंध होता है, या अधिगम वक्र किन दो एलिमेंट्स, चरों को सहसंबंधित करता है। तो देखिए साथियों, दो होते हैं। एक होता है इस साइड में अधिगम की मात्रा। अधिगम की मात्रा, कभी कभी गति भी लिखा मिल सकता है, अधिगम की मात्रा। और इधर होता है साथियों टाइम, समय। किसका? समय, समयावधि, यानी सीखने में हमने कितना समय लिया है, उसी टास्क को, उसी कार्य को सीखने में हमने कितना समय लिया है। या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीखने के प्रयत्न। सीखने के प्रयत्न, हमने कितने प्रयत्नों में उस कार्य को सीखा है, उस ज्ञान को अर्जित किया है। जैसे इस प्रकार ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी पहले प्रयास में कितना सीखा, दूसरे में कितना सीखा। इधर ले सकते हैं मात्रा 10 20 30 40 50। तो हम यहां यह समझेंगे कि पहले प्रयास में कितना सीखा, कितनी मात्रा में सीखा, दूसरे प्रयास में कितनी मात्रा में सीखा, तीसरे में कितने में सीखा, चौथे में कितने में सीखा। अर्थात किन दो के बीच में संबंध बता रहा है? अधिगम की मात्रा और अधिगम के प्रयत्न, यानी समयावधि। इन दो के बीच में संबंधों को बताता है कौन? बताता है अधिगम वक्र। ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा जाता है। अब आते हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिगम वक्र के जो प्रकार है उनमें से, टाइप्स ऑफ कर्व। हम लेके आते हैं टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑफ लर्निंग। अधिगम वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र के प्रकार। साथियों, अधिगम के जो वक्र होते हैं सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं इसके। सामान्यतः इसलिए बोल रहा हूं, एक बार पेपर में इन 4 के अलावा भी एक वक्र बना दिया एग्जामिनर ने और उस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन सामान्यतः अधिगम के कितने वक्र होते हैं या अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? तो 4। तो एक एक को साथियों पहले लिख लेते हैं। जो पहला वक्र है वही लेके चलते हैं, उसे कहेंगे अपन स्ट्रेट लाइन कर्व्स, यानी कि सीधी रेखा वक्र। इसे साथियों कहा जाता है कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स। कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स हिंदी में साथियों, इंग्लिश में इनमें से एक वर्ड मिलेगा, हिंदी में इसे कह सकते हैं सरल रेखीय वक्र या कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स, यानी समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र क्या है या सरल रेखीय वक्र क्या है? तो देखिए, पहले तो इसकी शेप कैसी बनेगी वो देखेंगे साथियों। इसकी शेप इस प्रकार से बनेगी। मैंने यहां लिखा था सीखने की मात्रा। ये क्या दर्शा रही है? सीखने की मात्रा। और ये क्या बता रहा है? सीखने की समयावधि, या ये कह सकते हैं प्रयत्न, सीखने के प्रयत्न, कितने प्रयत्न में कितना सीखा। तो ये साथियों इस प्रकार से बनेगा, मैं आपको बता देता हूं। इधर अपने क्या था? 10, 20, 30, 40। इधर था प्रयत्न 1, 2, 3, 4। तो आपने यहां देखेंगे साथियों, पहले प्रयत्न में कितना सीखा? पहले प्रयत्न में 10 सीखा। सीखने की गति क्या है? 10 है। दूसरे प्रयत्न में कितना सीखा? 20 नहीं सीखा। पहले में 10 हो गया था, तो दूसरे में कितना सीखा? 10। तीसरे प्रयास में भी कितना सीखा? 10। और चौथे प्रयास में भी कितना सीखा? 10। सीखने की गति एक समान है। सीखने की गति में कोई अंतर नहीं हो रहा। पहले प्रयास में जितना सीखा उतना ही दूसरे प्रयास में, उतना ही तीसरे प्रयास में, उतना ही चौथे प्रयास में। अर्थात प्रयत्न बढ़ते जा रहे हैं, अवधि बढ़ती जा रही है, सीखने की गति में कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो वक्र जो बनेगा उसे हम कहेंगे सरल रेखीय वक्र। एक इस प्रकार की तिरछी सरल रेखा होती है, इसलिए सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र। अचीवमेंट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना हो रहा है, तो समान हो रहा है। 10 यहां पर, 10 यहां पर, 10 यहां पर, 10 यहां पर, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समान निष्पादन वक्र। देखिए साथियों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस प्रकार के वक्र बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सीखने की गति हमेशा एक समान रहे जरूरी नहीं होता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा या तो सीखने की गति कम होगी या फिर सीखने की गति बढ़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की गति एक समान बनी रहे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कभी कभार ऐसा वक्र बन जाता है। तो इसको आई होप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं साथियों। पहला प्रयास देख रहे हैं, पहले प्रयास में गति कितनी है? 10। दूसरे प्रयास में गति कितनी है? 10। तीसरे प्रयास में गति कितनी है? 10। चौथे प्रयास में गति कितनी है? 10। यानी कि कोई प्रयास बढ़ते जा रहे हैं लेकिन गति में कोई अंतर नहीं जा रहा, प्रत्येक प्रयास पे एक समान गति रहती है। तो वक्र क्या बन रहा है?
समान निष्पादन वक्र। अब दूसरे वक्र की बात करते हैं साथियों, और दूसरा वक्र है कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व जिसे साथियों हम कहेंगे कर्व्स ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। कॉन्वेक्स कर्व या कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इसे हम कहेंगे साथियों नकारात्मक या फिर ऋणात्मक वक्र या फिर घटता हुआ वक्र। और साथियों सबसे अच्छा वर्ड आता है जिस पर काफी लोग पढ़ाने वाले भी कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट से नहीं, उन्नतोदर वक्र। देखिए साथियों, कई साथी टीचर्स पढ़ाने वाले कॉन्वेक्स कर्व को नतोदर वक्र बता देते हैं, जो कि गलत है, मैं आगे साबित करूंगा। कॉन्वेक्स कर्व उन्नतोदर वक्र होता है। इसे हम सकारात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र, घटता हुआ वक्र या उन्नतोदर वक्र हिंदी में कहते हैं। इसकी शेप कैसे बनेगी साथियों? इसकी शेप इस प्रकार से बनेगी। यहां तो आपको मालूम है सीखने की क्या होगी, मात्रा। मैं केवल मात्रा लिख देता हूं, आपको ऊपर दिखा चुका हूं। इधर रहेगी समय की अवधि, समयावधि, सीखने के प्रयत्न, कितने प्रयत्न में कितना सीखा। तो देखिए साथियों, इसमें जो वक्र बनेगा वो प्राय इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार का वक्र बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा, चौथा, पांचवा। सीखने की मात्रा 10, 20, 30, 40। हम यूं समझे इसे कि पहले प्रयास में इसने कितना सीखा वही तो मानेंगे जहां तक इसको मैच कर रहा है। तो हम ये मान के चले कि इसने पहले प्रयास में 7, पहले प्रयास में कितना सीखा, 7, यो मान ले अपन। दूसरे प्रयास में इसने कितना सीखा, तो मान लीजिए अपन यो ले लेते हैं, दूसरे प्रयास में इसने सीखा 10 यानी 7 पहले में सीख लिया था तो 3। कहने का मतलब यह है कि साथियों, यहां मैं ग्राफ अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, आपको क्या समझना है कि शुरुआत के प्रयास में गति क्या है, ज्यादा है। इसे और अच्छे से बना देता हूं, चलो मैं दोबारा से, जिससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। इस प्रकार से होगा साथियों। तो पहले प्रयास में अब देखेंगे अपन तो ज्यादा आ लेंगे कि करीब इसे 25 मान लेते हैं। पहले प्रयास में गति क्या थी सीखने की, 25। दूसरे प्रयास में देखते हैं तो आ जाती है 30, यानी 30 यानी अब क्या हो रही है, दूसरे प्रयास में गति यहां कम होती जा रही है। पहले में 25 थी, अब 30 है तो 5 ही हो गई है, ठीक है ना। तो पहले प्रयास में 25 थी, तीसरे में 30 यानी 5 का ही अंतर हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते जाएंगे, प्रयास तो बढ़ेंगे और सीखने की गति कम होती जाएगी। और सरल शब्दों में कि पहले प्रयास में सीखने की गति सबसे ज्यादा होगी और अंतिम प्रयास में सीखने की गति सबसे ज्यादा कम होगी, सबसे कम होगी। तो क्या हो रहा है यहां पर, एक ही चीज समझे साथियों, यहां पर प्रयास तो बढ़ते जा रहे हैं और सीखने की गति कम होती जा रही है। इसलिए वक्र क्या कर रहा है, घटता हुआ है। इसलिए इसे हम नकारात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र या इंग्लिश में डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इसीलिए इसे कहा जाता है कि साथियों अगर हम देखेंगे तो इसमें डिक्रीजिंग वक्र, तो इसमें हम कहेंगे इसमें ऋणात्मक
निष्पादन वक्र। निष्पादन क्या हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक निष्पादन वक्र कहेंगे। जो रिटर्न्स हो रहा है वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है बल्कि नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ऋणात्मक बोल दो चाहे नकारात्मक बोल दो। अब देखो इसमें आपको एक चीज है कि यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक भी कंफ्यूज होते हैं कि इसको हमने उन्नतोत्तर वक्र क्यों मान लिया। वो लोग क्या है, उन्नत का अर्थ मान लेते हैं बढ़ा हुआ, उन्नति, और सोचते हैं उन्नति किस में होगी, जैसे जैसे प्रयास बढ़ते जाएंगे गति बढ़ती जाएगी तो उन्नति होगी। नहीं साथियों, ये शब्द बना है उन्नत प्लस में उदर। जिसका उदर यानी पेट, उदर का अर्थ होता है पेट, जिसका पेट उन्नत हो, ऊंचा हो। तो देखिए अब इस शेप को हम देखते हैं, ये इसका छोर है, ये छोर है, इसका पेट कौन सा होगा साथियों? इसका पेट बीच का हिस्सा होगा। अब ये बताइए इस चीज में ये पेट ऊपर उठा हुआ है या दबा हुआ है? उठा हुआ है, इसलिए यह वक्र होगा उन्नतोदर वक्र। ऐसा शेप, ऐसी आकृति जिसका पेट उन्नत हो, ऊंचा हो, इसलिए उन्नतोदर वक्र कहलाता है साथी। यहां आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, पहले मैं अपने समान निष्पादन वक्र में देखा था, पहले प्रयास से अंतिम प्रयास तक प्रत्येक प्रयास में गति एक समान थी, गति में कोई अंतर नहीं हो रहा था। यहां कह रहे प्रारंभिक प्रयास में, शुरू के प्रयास में, प्रारंभ में गति कैसी है? प्रारंभ में गति तेज है, और जैसे जैसे प्रयत्न बढ़ते जा रहे हैं गति क्या होती जा रही है? प्रत्येक प्रयत्न पे कम होती जा रही है। तो अंत में गति कैसी है भाई? अंत में गति धीमी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो इस प्रकार पूछा जाएगा, एक बालक किसी कार्य को करना सीख रहा है तो प्रारंभ में उसके सीखने की गति तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे वह सीखता जाता है उसकी गति धीमी होती जाती है। तो कैसा वक्र बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा साथियों। इस क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? ऐसे भी पूछ सकता है कि एक बालक किसी कार्य को करने लगता है, शुरू में उसे वह कार्य बहुत ही अधिक सरल लगता है, लेकिन जैसे जैसे उस कार्य को वह करने लगता है उसे वह कठिन लगने लग जाता है। तो वक्र, शुरू में कार्य उसे सरल लगता है तो उसकी निष्पादन कितना होगा? अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे उसे कठिन लगने लगेगा उसका निष्पादन कम होता जाएगा, अर्थात सीखने की गति कम होती जाएगी। तो वक्र कैसा बन जाएगा? कॉन्वेक्स। इसी प्रकार से साथी इसको तीसरे रूप में पूछ सकता है। एक बालक किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है तो उसके सीखने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती, लेकिन जैसे जैसे वह उस कार्य को करता जाता है उसकी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। तो इच्छा शक्ति ज्यादा थी तो उसका निष्पादन क्या था? ज्यादा था, रिटर्न ज्यादा था। जैसे जैसे उसकी इच्छा शक्ति कम होती गई उसका रिटर्न कम होता गया। तो कर्व कैसा बनेगा साथियों? कॉन्वेक्स कर्व बनेगा। आप तो इतना ही ध्यान रख लो, जिस भी कर्व में शुरुआत में गति तेज हो और अंत में गति धीमी हो, तो ये बताओ कि हम अंत में गति अच्छा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं? तो आपका ऑफिशियली उत्तर होगा कि सर ज्यादा रखना चाहते हैं। तो जिसका अंत बुरा तो नकारात्मक, और जिसका अंत अच्छा तो सकारात्मक। यहां अंत क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण से दूं, एक बच्चा पहली क्लास में बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन जैसे जैसे वो क्लासों में आगे बढ़ता जाए, 10वीं तक आके वो फिसड्डी हो जाए, तो ये अच्छी बात है बुरी बात? आपको भी बुरी बात है। तो कैसा वक्र बन रहा है उसके लाइफ में, सीखने में? तो उसका वक्र बन रहा है ऋणात्मक। लेकिन कोई बच्चा, मान लीजिए इससे अपोजिट में बताता हूं, कोई बच्चा पहली क्लास में फिसड्डी था, दूसरी में ठीक हुआ, तीसरी में और ज्यादा ठीक हुआ, 10वीं तक आके बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी? तो आपका ही उत्तर होगा सब अच्छी बात है। तो यहां वक्र क्या बनेगा? सकारात्मक, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो यहां अंत बेकार हो रहा है, धीमी गति हो रही है, नकारात्मक बनेगा। अब तीसरे वक्र की बात करते हैं साथियों। मैं इसे मिटा देता हूं जिससे आपको वापस फिर कर दूंगा। तीसरा वक्र आता है जिसे हम कहेंगे कि कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व क्या होता है साथियों? इसे हम दूसरे रूप में कहेंगे कि कर्व ऑफ
curve of increasing returns। इसे साथियों हम कहेंगे सकारात्मक वक्र, इसे कहेंगे हम साथियों धनात्मक वक्र, इसे कहेंगे हम वर्धमान यानी बढ़ता हुआ वर्धमान वक्र, इसे कहेंगे साथियों हम कि नतोदर वक्र, ये साथियों मोस्ट है, जैसे पिछली बार था उसी प्रकार नतोदर वक्र। और इसे ही साथियों हम कहेंगे कि जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, निष्पादन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम बढ़ता हुआ वक्र। देखिए इसकी शेप कैसे बनेगी साथियों, इसकी शेप इस प्रकार से बनेगी, इसकी शेप इस प्रकार से बनेगी कि शुरुआत में गति क्या रहेगी, धीमी रहेगी। तो इसकी शेप लगभग इस प्रकार बनेगी साथियों, पहले प्रयास में गति धीमी रहेगी, दूसरे प्रयास में गति उससे ज्यादा होगी, तीसरे प्रयास में उससे दूसरे प्रयास से ज्यादा रहेगी। इस प्रकार हम ये समझें पहले प्रयास में गति सबसे धीमी होगी, सबसे कम होगी, दूसरे प्रयास में पहले प्रयास से ज्यादा होगी, तीसरे प्रयास में दूसरे प्रयास से ज्यादा गति होगी, चौथे प्रयास में तीसरे प्रयास से ज्यादा गति होगी। यानी यहां क्या हो रहा है, प्रयास बढ़ रहे हैं और गति भी साथ साथ बढ़ रही है। पहले प्रयास में जो गति थी उससे ज्यादा गति क्या होगी दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में दूसरे प्रयास से ज्यादा गति होगी, चौथे प्रयास में तीसरे प्रयास से ज्यादा गति होगी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां प्रयास भी बढ़ते जा रहे हैं, सीखने की समय की अवधि भी बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ सीखने की गति भी बढ़ती जा रही है। तो कैसा वक्र होगा साथियों, सकारात्मक। तो देखो अपन यहां देख रहे हैं, प्रथम पहले प्रयास में या प्रारंभ में गति कैसी है साथियों, तो अपन ने बात की थी प्रारंभ में गति धीमी है और अंत में अंतिम प्रयास में अंत में गति कैसी है, तो अंत में गति तेज है। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अंत भला तो सब भला, यहां क्या हो रहा है, अंत में गति तेज है, तो वक्र कैसा बनेगा साथियों, सकारात्मक बनेगा, धनात्मक बनेगा, वर्धमान वक्र बनेगा, बढ़ता हुआ वक्र बनेगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स कर्व या कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उससे पहले अपन बात करें नतोदर वक्र। अब आपको लगेगा साहब नतोदर ऐसा लग रहा है नीचा, हाँ बिल्कुल, जिसका उदर नत प्लस में उदर, जिसका उदर यानी पेट नीचा हो। तो अब ये बताइए, ये इसका छोर हो गया, ये इसका छोर होगा, इसका पेट कौन सा होगा साथियों, ये होगा। तो अब इसका पेट उठा हुआ है या दबा हुआ है, नीचा है, तो निश्चित तौर पे इसका पेट क्या है, नीचा है, इसलिए इस वक्र को क्या कहेंगे हम, नतोदर वक्र। ये बनेगा कैसे साथियों, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, एक बालक किसी कार्य को करना शुरू करता है, शुरू में उस कार्य में उसकी रुचि कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उस कार्य को वह करता जाता है उस कार्य में उसकी रुचि बढ़ती जाती है। तो कैसा वक्र बनेगा, पहले शुरू में कार्य में रुचि कम थी तो सीखने की गति भी क्या रहेगी, कम, जैसे जैसे उसकी रुचि बढ़ी तो उसकी गति भी बढ़ती चली जाएगी। तो वक्र बनेगा साथियों आपका सकारात्मक वक्र। इसी प्रकार से और ले सकते हो, एक बालक किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है, शुरू में वह कार्य उसे बहुत अधिक कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह उस कार्य को करता जाता है उसे वह अब उतना कठिन नहीं लगता है, धीरे धीरे वह सरल लगने लग जाता है। तो शुरुआत में कार्य कठिन है तो सीखने की गति क्या रहेगी, धीमी, जैसे जैसे वह कार्य उसे सरल लगने लग जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, तेज। तो वक्र कैसा बनेगा साथियों, धनात्मक या सकारात्मक। इसे मोटिवेशन से भी जोड़ सकता है,
कि एक बालक किसी कार्य को करता है, शुरुआत में उसकी वह इतना अधिक अभिप्रेरित नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उस कार्य को करता जाता है उसकी अभिप्रेरणा बढ़ती जाती है, तो वक्र क्या बनेगा? सकारात्मक। साथियों, ये आपको भी ध्यान रखने, ये आकृतियां भी पूछी जा सकती है, आकृति बना के डायरेक्ट पूछ लेगा किस प्रकार का वक्र है। तो ध्यान रखना, नकारात्मक का मैंने आपको बता ही दिया था। नकारात्मक की शेप बनेगी इस प्रकार, शुरुआत में गति क्या होगी? तेज। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते जाएंगे प्रत्येक प्रयास में गति क्या होती जाएगी? कम, तो नकारात्मक बनेगा। सकारात्मक में क्या होगा? पहले गति क्या रहेगी? धीमी। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते जाएंगे गति भी बढ़ती जाएगी, तो वक्र कैसा बन जाएगा? धनात्मक या सकारात्मक। आगे बढ़ते हैं चौथे वक्र की तरफ साथियों। चौथा वक्र लेके चलते हैं साथियों, जिसे हम कहेंगे एस सेफ कर्व। एक इस नाम से बोलते हैं, एक इसे ही बोल सकते हैं हम साथियों कर्व, कर्व ऑफ मिक्स्ड टाइप रिटर्न्स। हिंदी में इसे कहेंगे हम, अंग्रेजी का ऐसे एस आकारीय वक्र, या इसे हम कहेंगे मिश्रित निष्पादन वक्र। निष्पादन कैसा रहेगा? मिश्रित प्रकार का रहेगा, मिश्रित निष्पादन वक्र। इसकी साथियों शेप किस प्रकार की बनेगी? इसकी शेप इस प्रकार की बनेगी साथियों, ये हल्का अंग्रेजी का एस आकार जैसा होगा, पूरी तरह एस नहीं होगा। इस प्रकार एस तो अपन ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं होगा, ये हल्का सा एस आकारीय होगा। या यूं कहें कि इसमें साथियों हमेशा दो वक्र होते हैं। दो कैसे होते हैं मैं काट के दिखा देता हूं या छुपा के दिखा देता हूं। अब आपको ये कौन सा वक्र लग रहा है? ये लग रहा है आपको सकारात्मक। पहले गति क्या है? धीमी है। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते जा रहे हैं गति क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, इसलिए धनात्मक वक्र है, सकारात्मक वक्र है। अब इसको छुपा लेता हूं, तो आपको कौन सा वक्र दिखा रहा है? शुरुआत में गति क्या है? तेज, फिर आगे के प्रयासों में गति क्या है? धीमी, तो नकारात्मक। हमेशा एस आकारीय वक्र होगा तो उसमें नीचे का जो शुरू का वक्र होगा वो साथियों हमेशा धनात्मक ही होगा, ऊपर का वक्र होगा वो साथियों हमेशा क्या होगा? नकारात्मक। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना होगा। ये ध्यान नहीं रखना है कि धनात्मक और सकारात्मक का मिश्रण है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा पहला जो निचला वक्र वो कौन सा होगा? इस आकार्य में धनात्मक होगा, और ऊपर वाला कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। अब इसमें ये देखते हैं साथियों, मैं जोड़ के दिखा देता हूं इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रारंभिक प्रयासों में गति क्या है साथियों? प्रारंभ में इसमें हम 3 स्टेप लेंगे। अब तक हम क्या स्टेप ले रहे थे? 2, प्रारंभ और अंत। इसमें प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभिक प्रयासों में गति क्या रहती है साथियों? धीमी। मध्य के प्रयास, ये मध्य के प्रयास, मध्य के प्रयासों में क्या रहती है? गति तेज। मैंने आपको इन वक्रों को तोड़ के बताया था, मान लीजिए ये धीमी होगी, ये तेज होगी। अब इसको भी इसमें लेते हैं, यहां क्या रहेगी? तेज, और यहां क्या रहेगी? धीमी। अंत में गति क्या रहेगी? धीमी। 3 स्टेप हो गए साथियों। पहले प्रयास में, प्रारंभिक प्रयासों में गति धीमी रहेगी, मध्य के प्रयासों में गति तेज हो जाएगी, और अंत में गति फिर धीमी हो जाएगी। तो जो वक्र बनेगा वो बनेगा एस आकार का, इसलिए एस आकारीय या मिश्रित निष्पादन वक्र, यानी कर्व ऑफ मिक्स्ड टाइप रिटर्न्स कहेंगे इसे। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, ये एक वक्र हो गया था धनात्मक, एक ये वक्र हो था ऋणात्मक। धनात्मक में शुरुआत में धीमी गति, अंत में तेज गति, तेज सीखने की। इसमें गति कैसी रहेगी? शुरुआत में तेज, तो देखिए धीमी, तेज, मध्य के कई प्रयासों में तेज ही रहेगी, धीमी, तेज, तेज और धीमी। तो इस प्रकार से 2 वक्र बन गए हैं साथियों। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? इस प्रकार आएगा, एक बालक किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है, शुरुआत में उस कार्य में उसकी रुचि नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे वह प्रयास करता जाता है उसकी रुचि बढ़ती जाती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद में उसकी रुचि पुनः कम होने लगती है। तो शुरुआत में रुचि कम होती है तो सीखने की गति क्या रहेगी? कम।
फिर जैसे उसकी रुचि बढ़ती है बीच में तो गति हो जाएगी तेज, फिर उसकी रुचि कम हो जाती है तो गति क्या हो जाएगी, धीमी। तो वक्र कैसा बनेगा, अंग्रेजी के एस आकार जैसा, इसे एस आकारीय वक्र कहते हैं। अभिप्रेरणा सिर्फ जोड़ सकता है, एक बालक किसी कार्य को करते समय शुरुआत में अभिप्रेरित कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उस कार्य को कर जाता है उसकी अभिप्रेरणा शक्ति बढ़ती जाती है, फिर उसे उसकी कुछ प्रयासों के बाद में अभिप्रेरणा शक्ति फिर धीमी हो जाती है, कम हो जाती है अभिप्रेरणा। तो वक्र कैसा बनेगा, एस आकारीय वक्र। अब देखते हैं साथियों अंतिम, ये 4 वक्र है मुख्य रूप से तो, लेकिन एक बार सीटेट के एक एग्जाम में एक अलग वक्र बना के पूछ लिया और बच्चे ने रटा रटाया आंसर देखा है एस आकारी। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं, उस क्वेश्चन में इस प्रकार से आया, एक बालक किसी कार्य को सीख रहा है तो प्रारंभ में उसे वह कार्य बहुत अधिक सरल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह उस कार्य को करने लगता है तो उसे वह कार्य कठिन लगने लगता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद में वह उस कार्य को करने के लिए बहुत अधिक अभिप्रेरित हो जाता है। तो किस प्रकार का वक्र बनेगा, तो साथियों उसका सही आंसर तो यह है कि वह विपरीत एस आकारी, उल्टा एस आकारी, विपरीत एस आकारी, विपरीत एस आकारी बनेगा। लेकिन बच्चों ने क्या आंसर दे दिया, रटा रटाया एस आकारी। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई होप। तो देखिए वो इस प्रकार से होता है साथियों, मैं 5वां बना ही देता हूं, मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, 5वां बना देता हूं, विपरीत एस आकारी, विपरीत एस आकारी, आकारीय वक्र, उल्टा से होगी एस की। तो वो साथियों कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब एस तो इस प्रकार से था अपना, इस प्रकार बनेगा, एस जैसा ही है लेकिन ये उल्टा एस है। जैसे इसमें भी 2 वक्र होंगे, यहां सीखने की क्या थी साथियों, मात्रा, यहां सीखने की क्या थी, अवधि या प्रयत्न, कितने प्रयत्न में कितने समय में कितना सीखा। तो देखिए इसमें भी 2 वक्र हैं साथियों, मैं तोड़ देता हूं। तो पहले क्या है, सीखने की गति प्रारंभिक प्रयास में क्या है साथियों, गति तेज है, फिर गति क्या होती जाती है, धीमी। तो कैसा वक्र बना ये नीचे वाला, यहां तेज है और यहां धीमी है, तो वक्र कैसा बना साथियों, तो ये वक्र बना साथियों, अगर इस वक्र की बात करूं तो ये वक्र बना नकारात्मक, नकारात्मक वक्र, जिसको हमने कॉन्वेक्स कहा था, घटता हुआ वक्र, गति क्या हो रही है, घटती जा रही है। अब दूसरे वक्र की, इसको छुपा लेते हैं, यहां बात करते हैं छुपा कर। तो ये वक्र कैसा बन रहा है साथियों, ये वक्र बन रहा है शुरुआत में गति क्या है, धीमी है, और अंत में गति क्या है, तेज। तो शुरुआत में गति धीमी हो और अंत में गति तेज हो, अंत भला तो सब भला, तो वक्र कैसा बना, धनात्मक। तो उल्टे एस आकारीय वक्र में जो एस आकारीय क्रम था वक्र का वो चेंज हो जाएगा। एस आकारीय वक्र में क्या था, नीचे तो सकारात्मक था, ऊपर क्या था, नकारात्मक था। यहां क्रम उल्टा हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, नकारात्मक, और ऊपर क्या हो जाएगा, धनात्मक, उल्टा हो जाता है, इसलिए इसे विपरीत ऐसा है। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था उसे रिपीट करता हूं, एक बालक किसी कार्य को करने शुरू करता है तो शुरुआत में वह बहुत अधिक अभिप्रेरित होता है या वह कार्य उसे बहुत अधिक सरल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह उस कार्य को आगे बढ़ता जाता है तो सीखने के दौरान उसे कठिनाई महसूस होने लगती है, तो गति क्या हो जाएगी, धीमी। फिर उसे कई दिनों तक वह कार्य कठिन ही लगता है, लेकिन वापस उसकी उस कार्य में रुचि तेजी से बढ़ती है या उसे वह कार्य सरल लगने लगता है, तो गति क्या होगी, अंत में तेज। तो शुरुआत में तेज थी, बीच में क्या थी, धीमी थी, अंत में तेज। तो वक्र कैसा बनेगा, उल्टा एस आकारीय वक्र। साथियों मैं समझता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों आप मास्टर स्टडी क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कार्य को आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।